चलिए, हाँ, बात आपसे ये हो रही थी कि जो दो ये चित्र वाली जहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है और दो चित्र आपको सीधे सीधे दिख रहे होंगे, लिखे रागिनी भैरवी और राग दीपक। ठीक है, इनमें से ऊपर वाला जो चित्र है आपका, ऊपर वाला जो चित्र है ये म्यूनिसपालिटी म्यूनिसपालिटी नहीं, इस तरह से म्यूनिसपॉलिटी संग्रहालय, म्यूनिसपालिटी संग्रहालय ऐसे समझ लें, म्यूनिसपालिटी संग्रहालय इलाहाबाद, प्रयागराज कह लें या इलाहाबाद। ठीक है, ये ये जो चित्र है ये म्यूनिसपालिटी संग्रहालय, ठीक है, वहां पर रखा हुआ है। नगर पालिका परिषद संग्रहालय आप बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रीय संग्रहालय भी इसको आप बोल सकते, सॉरी राष्ट्रीय संग्रहालय भी, नगर पालिका परिषद संग्रहालय या म्यूनिसपालिटी संग्रहालय इलाहाबाद में चित्र रखा हुआ है। दूसरा जो इसका चित्र है वो इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ रखा हुआ है, राग दीपक। ये बूंदी शैली के आरंभिक चित्र हैं जो रागमाला पर आधारित है। ये बात समझ के इस बात को ध्यान रखना कि बूंदी शैली के आरंभिक चित्र कौन कौन से, राग भैरवी और राग दीपक। दोनों ऑप्शन में पढ़े हो तो रागिनी भैरवी को पहले चुने, राग दीपक छोड़ दीजिए। एक चित्र आपके ऑप्शन में वो डालेगा और उसका एक उत्तर आपको देना होगा, वो है रागिनी भैरवी। भारत कला भवन वाराणसी में है। दूसरा कहाँ है, भारत कला भवन, भारत कला भवन वाराणसी। याद कर लीजिए इस संग्रहालय को। ऐसे भी क्वेश्चन इसके आते हैं कि दो में डाउट चलता है, तो भारत भवन भोपाल और दूसरा भारत कला भवन, और एक तीसरा है कौन सा, जो शांतिनिकेतन में स्थित है, कला भवन। ठीक है, तो तीन संग्रहालय हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूजन में डालते हैं। एक क्वेश्चन में जब आ जाते हैं तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चुने। तो इस बात को समझ लेना है कि क्या आपको चुनना है। नामों में बस थोड़ा सा अंतर है, एक है भारत भवन भोपाल में और ये है आपका भारत कला भवन वाराणसी, या इसको आप बनारस बोल सकते हैं। ठीक है, बीएचयू विश्वविद्यालय के अंदर ये स्थापित है, ये बात समझ रखें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन नामों से भी उसे जाना जाता है। उस विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये संग्रहालय बना हुआ है, ये ध्यान रखिए। फिर है हिंडोला रागिनी, एक चित्र, कोई इंपॉर्टेंट चित्र नहीं है, अगर ना याद हो तो कोई आवश्यकता नहीं है इसको याद रखने की। जिसपे टिक किए जा रहे हैं उनको ध्यान रखना, वो महत्वपूर्ण चित्र होंगे, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ग्रीस ऋतु का हाथी, ग्रीस ऋतु का हाथी, ठीक है, ग्रीस ऋतु का हाथी, EOWM, जिससे पूछेंगे वही इसका जवाब देगा। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। नावेद अहमद, कई बार बता चुके हैं इसके बारे में। जी सर। EOWM, इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पे? जी भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए माइक। मधु, माइक बंद कर लीजिए। नावेद, मधु, आवाज आ रही है मधु? कुलदीप वर्मा, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ठीक है, तो ग्रीस में का हाथी, ये जो चित्र है इंपॉर्टेंट चित्र है बूंदी शैली का, कहाँ रखा है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ध्यान रखिए कुछ ये में भी एग्जाम में लिख के आती है, जैसे एनजीए में लिख के आता है, एनएम लिख के आता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस तरह से चीजें भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें। बता चुके हैं कई बार, स्टार्टिंग से बताते चले आते हैं, वहां से मेवाड़ शैली से बताते चले आते हैं कि POWM का मतलब क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ठीक है, अगला चित्र है परिचारिकाओं सहित रानी, ये भी आपका POWM में रखा है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय, ये भी मुंबई में रखा है। फिर कृष्ण का वंशी वादन, अगला चित्र है कृष्ण का वंशी वादन।
ठीक है, अगर ना याद हो तो कोई इंपॉर्टेंट चित्र नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना, उमेश सिंह द्वारा सुअर का शिकार 1750 ईस्वी का चित्र है, इंपॉर्टेंट चित्र है बूंदी शैली के लिए। ठीक है, बूंदी शैली के लिए इंपॉर्टेंट चित्र है, उमेश सिंह द्वारा सुअर का शिकार करना इंपॉर्टेंट, बूंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है। इस बात को समझ लीजिएगा कि बूंदी शैली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद है भागता हुआ हाथी। भागता हुआ हाथी एक चित्र है यहाँ पर, लेकिन एक बात ध्यान रखने कि दौड़ते हुए सिंहों के चित्र, दौड़ते हुए सिंह कह लें, और कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि दौड़ते हुए हाथियों के चित्र। तो दौड़ते हुए हाथियों के चित्र प्रसिद्ध नहीं है, दौड़ते हुए हाथियों का एक चित्र मिला है, दौड़ते हुए हाथी का एक चित्र मिला है। और जबकि बूंदी शैली में दौड़ते हुए सिंहों के अधिकांश चित्र बने, मतलब दौड़ते हुए सिंहों के चित्र बहुत ज्यादा बनते हैं बूंदी शैली में, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। दौड़ते हुए सिंह, हाथी, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लगा के वो दे देता है कि दौड़ते हुए सिंह और हाथी किस शैली की विशेषता है, तो वो बूंदी शैली की विशेषता है। लेकिन दौड़ते हुए सिंहों का अंकन बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। आगे जब अभी विशेषताओं में चलेंगे तब वहां पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद है कांटा निकालती हुई स्त्री। इसको कहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग, इसी चित्र को कहाँ पर पढ़ चुके हैं हम लोग, जोधपुर से। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये भी यही चीजें होती हैं, यही बारीकता आपको निखारनी है। इसी बारीकता को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर, कि दो दो चित्र कहाँ है, तीन तीन चित्र कहाँ है, कहाँ के फेमस है। जोधपुर का ज्यादा फेमस है, यहाँ का उतना फेमस नहीं है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद है द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल। ये इंपॉर्टेंट चित्र है, द्विज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, प्रिंस ऑफ वेल्स जो मुंबई में है, मोहन नामक कलाकार द्वारा चित्रित है। मोहन नाम का एक कलाकार था जिसने ये चित्र बनाया था। तो चित्रों में आपको टाइटल आपको याद रखने हैं, चित्रों के टाइटल आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल। उसके बाद है राजा शत्रुसाल। उसके बाद है राजा शत्रुसाल के दरबार में, इस तरह से शत्रुसाल का, इस तरह से है, ये गलत लिख गया थोड़ा सा। शत्रुसाल का शाहजहां के दरबार में, शत्रुसाल का शाहजहां के दरबार में, शत्रुसाल का शाहजहां के, शत्रुसाल का शाहजहां, शाहजहां के दरबार में उपस्थित होना। ठीक है, शाहजहां के दरबार में उपस्थित होना, ये भी एक महत्वपूर्ण चित्र है, और ये भी बूंदी शैली का आरंभिक चित्र ही माना जाता है। लेकिन वो चित्र सबसे प्राचीन है जो ऊपर आपके पास लिखी है, रागनी भैरवी और राग दीपक। ठीक है, उसके बाद इसको आप रख सकते हैं कि प्राचीन चित्रों में और कौन कौन से चित्र हैं। तो ऊपर के दो महत्वपूर्ण हैं, नीचे वाले को आप, ठीक है, बहुत ज्यादा वरीयता आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस राजा के समय मतिराम नाम का एक कवि था, इस राजा के दरबार में मतिराम नाम का कवि था, जिसने ललित ललाम, ललित ललाम की ललाट है, ललाट ललाम ही है, ललाम ललाम ही है, ललित ललाम व रति रहस्य, दो ग्रंथों की इसने रचना की थी। हाँ, ठीक है, दो दो रसराज है। जी भैया, जी सर, रसराज। रसराज, अच्छा रसराज है, रसराज लिख गया है ना। जी सर, जी जी, है तो रसराज भी हमें लगता है कि नहीं है, नहीं रसराज है। कहीं तो लिखा है कि रसराज के 63 चित्र मतिराम और इस तरह से कुछ लिखा है वहां पर। रीता प्रताप में तो यही लिखा है रसराज। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि हमें ही मतलब ध्यान ना आ रहा हो, चलिए कोई बात नहीं है। रसराज को लेते हैं यहाँ पर, सर कवि था, मतिराम कवि था। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं यहाँ पर कि बूंदी शैली का वो कौन सा राजा था जो संगीत के प्रति भी उसका लगाव था। तो राजा शत्रुसाल जो थे उनको संगीत के प्रति भी लगाव था। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। तो चित्र इंपॉर्टेंट हो गए सारे के सारे जो भी हमने आपको बताए। उमेश सिंह द्वारा सुअर का शिकार करना, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत पेपर में पूछा जाता है क्योंकि एक दूसरी विशेषता आप जानते हैं कि शिकार से संबंधित चित्र कोटा में बहुतायत से बनते हैं, लेकिन बूंदी शैली में भी शिकार दरबार है, इससे संबंधित दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने की कोटा में। चूंकि राजा उमेश सिंह
चूंकि राजा उमेश सिंह को शिकार का मतलब बहुत ज्यादा शौक था, तो वो जब कोटा के राजा बन जाते हैं तो वहां पे शिकार संबंधित चित्र ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि शिकार विषय, शिकार या आखेट विषय से संबंधित चित्र की शैली की विशेषता है। तो जब अलग अलग पढ़ के आता है बूंदी कोटा या इस तरह से, तब वहां पर कोटा हो जाता है। और वैसे तो सीधे सीधे लिख के अगर दोनों एक साथ में आए बूंदी और कोटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग लिख करके अगर आपके पेपर में ये ऑप्शन में आते हैं कि बूंदी और कोटा, ठीक है, बूंदी पहला ऑप्शन, दूसरा है कोटा, तो अगर इस तरह के ऑप्शन पड़े हैं तो आप कोटा को पहले चुने, क्योंकि कोटा में सबसे ज्यादा शिकार चित्र वहां पर बनते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल मोहन नामक कलाकार का ये चित्र है, इसको याद रखिए, महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए। ग्रीष्म ऋतु का हाथी सुरजन द्वारा चित्रित चित्र है, सुरजन द्वारा, यहाँ के जो चित्रकार हैं मोदी शैली के, ग्रीष्म ऋतु का हाथी सुरजन द्वारा चित्रित है। और उसके बाद द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल मोहन द्वारा चित्रित है। इन्हीं दो चित्रों के चित्रकारों के नाम मिलते हैं, बाकी किसी भी चित्र के उसके चित्र के हम नाम नहीं, मतलब नाम नहीं मिलते हैं, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिए। दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है, द्विज का चांद वाला भी ध्यान रखिए, उमेश शेर का स्वर्ण का शिकार, और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का हाथी, और ऊपर के दो चित्र जो है रागिनी भैरवी और रागदीपक, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा चित्र हम आपको नहीं रटवाएंगे, जितने बताए गए हैं उतने उतने तो आपको रटने ही रटने हैं, वो आपको रटने पड़ेंगे। एक तो राग भैरवी, रागिनी भैरवी और राग दीपक, एक दो ये हो गए। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का हाथी याद करिए, और ये उमेश सिंह द्वारा स्वर्ण का शिकार, और द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल। लिख लीजिए, लिखे तो 12 होंगे आपके नोट्स में, जो आपको नोट्स देंगे देर में दे पाएंगे थोड़ा, ठीक है, कुछ व्यस्तता के कारण नोट्स नहीं लिख पाए, ठीक है, इसलिए हम नहीं भेज पाए, लेकिन देर रात में हम आपको दे देंगे ये नोट्स। आपकी जो मॉर्निंग होगी नोट्स के साथ ही होगी, ये संभव हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। केवल 1 2 3 4 और 5 चित्र आपको याद करने हैं, 5 चित्र आपको याद करने हैं, बाकी आप लिख लेंगे नोट्स को जब भी, मतलब बूंदी शैली को पढ़ेंगे सभी चीजों को, लेकिन जिन चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, वो इन 5 चित्रों पे फोकस रखना है। ग्रंथों में 3, एक तो रागमाला, नायिका भेद और बारहमासा, वो आपको ध्यान रखने हैं। राजाओं में उमेश सिंह को ध्यान रखना है, राजा उमेश सिंह को याद रखना है, वहां पर भी और वहां कोटा में भी, दोनों। अगर उमेश सिंह क्वेश्चन में पूछा और नीचे लिखा हो कोटा कि किसको संरक्षण अधिक दिया, तो आप कोटा बताएंगे, कोटा को संरक्षण उन्होंने अधिक दिया था, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस चीज को। ये क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आते हैं इस तरह से कि सर्वाधिक योगदान किस शैली के लिए है राजा उमेश सिंह का, तो वो कोटा के लिए है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। चित्रों में हमने आपको फिर से बता दिया, रागिनी भैरवी, राग दीपक, 2 ये हो गए। एक म्यूनिसिपालिटी संग्रहालय या नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में, राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी या बनारस लिख करके पेपर में आएगा। ग्रीष्म ऋतु का हाथी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई सुरजन द्वारा चित्रित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और उमेश सिंह द्वारा स्वर्ण का शिकार करना 1750 का चित्र है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, और बूंदी शैली का सबसे अच्छा चित्र बताया जाता है। उसके बाद द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, जो मोहन नामक कलाकार द्वारा चित्रित है, ये ध्यान रखिए। तो राजा सतुसाल का शाहजहां के दरबार में उपस्थित होना, और सतुसाल की एक विशेषता ध्यान रखना कि इसके दरबार में मतिराम नाम का कवि था, जिसने ललित ललाम और रसराज नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो चित्रों की बात हो चुकी है, लिखे हैं सारे के सारे, आपको जब भी आप अपना नोट्स पढ़ते हैं या जब भी नोट्स देखें तो इन चीजों को देख जरूर लें, लेकिन जिन पे फोकस होना चाहिए, 5 चित्रों पे फोकस होना चाहिए आपका। रागिनी भैरवी, राग दीपक, ग्रीष्म ऋतु का हाथी, उमेश सिंह द्वारा स्वर्ण का शिकार करना, और द्विज का चांद देखते प्रेमी युगल। ये 5 चित्र आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए बूंदी शैली से संबंधित। अगर कोई चित्र पूछे तो ये 5 चित्रों का नाम अगर ले लेंगे आप, तो वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ लड़के की तैयारी अच्छी है, ठीक है। ये 5 चित्र आपको पता होने चाहिए। कंफर्म है चित्रों, बढ़े विशेषताओं पे चलें। जी सर। चलिए, दरबारी विशेषताओं में देखेंगे कि यहाँ पर दरबारी शिकार, अंतापुर या रविवास के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अंतापुर के दृश्य देखने को मिले, दरबारी चित्र देखने को मिले, शिकार चित्र यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उतने नहीं जितने की कोटा में। ये बात ध्यान रखिएगा, इतने नहीं कि जितने की कोटा में,
ठीक है। बूंदी शैली की खास विशेषता एक और है कि यहाँ पर पशु पक्षियों का जो अंकन है वो यथार्थ रूप में है। ये थोड़ा सा याद रखिए कि पशु पक्षियों का अंकन यथार्थ रूप में बूंदी शैली में हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना। दौड़ते हुए सिंह और क्रीड़ारत हाथी किस शैली की विशेषता है? दौड़ते हुए सिंहों का अंकन किस शैली में किया गया? तो बूंदी शैली में किया गया। बूंदी शैली में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। बूंदी में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। बूंदी में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है, इस बात को ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण रहेगा। सोने व चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग पूरी राजस्थानी शैली में, अगर पूरी राजस्थानी शैली की बात करें तो राजस्थान की किस शैली में सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग अधिक है? तो कौन सी शैली? बूंदी शैली। बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी जो हमने आपसे कल बात की थी कि बूंदी शैली पर सर्वाधिक इफेक्ट किस शैली का है? सर्वाधिक इफेक्ट किस शैली का है? तो पम्मी अगर जुड़ी है तो पम्मी इसका उत्तर देगी कि बूंदी शैली पर सर्वाधिक इफेक्ट प्रभाव किस शैली का है? इसका उत्तर पम्मी देगी अगर जुड़ी हो तो। अभय गए हैं? नाम आज तो मोटी संख्या गायब है, 46 लोग जुड़े हैं खाली। तो इसका लागत बंद करे पड़ेगी तो सब ऊपर लिखो, क्या तो पूछा ना जाए। बंद मत करना सर, हम लोग तो आपके सहारे हैं। हम भी सर अभय जुड़े हैं? फाइनल नहीं करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए तो सोचे, उसी लिए तो सोच में पड़े हैं ना, इसीलिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। चलिए, पम्मी जुड़ी है, बताइए पम्मी। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन आपके पास होंगे, राजस्थानी, मुगल, दक्षिणी, पहाड़ी। उत्तर क्या होगा? सर दक्षिणी। सब दक्षिणी शैली। राजस्थान की बूंदी शैली जो थी, ठीक है, या इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि राजस्थानी शैली की किस शैली पर राजस्थानी की किस शैली पर दक्षिणी शैली का सबसे ज्यादा इफेक्ट था? बूंदी शैली पर था। बस ध्यान रखिए, दो ही क्वेश्चन है। अगर ओवरऑल आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कि एक तो ये वाला कि सोने व चांदी के रंगों का इफेक्ट, कि भारत में लघु चित्रों की वो कौन सी शैली थी जिसमें सोने व चांदी के रंगों का उपयोग अधिक है? तो वो दक्षिणी शैली है, ठीक है। दूसरा यही से क्वेश्चन निकलता है कि राजस्थानी की किस शैली पर या राजस्थान की किस सोने व चांदी के रंगों का उपयोग अधिक है? तो बूंदी में है। अब चूंकि सोने व चांदी के रंगों का इफेक्ट दक्षिणी शैली में ज्यादा है, रंगों का प्रयोग दक्षिणी शैली में ज्यादा है, चूंकि राजा अनिरुद्ध सिंह जो थे बूंदी शैली के अंतर्गत, वो मुगलों की ओर से दक्षिणी के अभियान उन्होंने ज्यादा किए थे। ये सारे के सारे अब जो राजा यहाँ पर चल रहे हैं उनके संबंध मुगलों से अच्छे थे। मुगलों से अच्छे संबंध होने का कारण ये था क्योंकि मुगल राजपूतों को जीत नहीं पाए थे। कुछ एक आध राजाओं को जीते उन्होंने, तो कुछ जगह या जमीन जायदाद उनकी अंडर में ले ली अपनी, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांशता जो क्षेत्र था वो राजपूत राजाओं का ही शासन था। तो मुगलों ने उनसे संबंध बनाए थे, उन संबंधों के चलते इस टाइप की चीजें चली, ठीक है। लोगों का संबंध रहा यहाँ के, या जब
मुगल पे कोई दिक्कत होती थी तो ये राजा यहाँ से वहां, मतलब वहां के यहाँ, ये सब चलता रहता था। जब संबंध अच्छे, मैत्री संबंध जब होते हैं तो हर प्रकार से संबंध होते हैं, वो चाहे फिर युद्ध हो रहा हो तब आपको साथ देना है, या कोई मुसीबत है तो आपको साथ देना है। तो राजा अनिरुद्ध सिंह जो थे बूंदी शैली में, वो शाहजहां की ओर से, यानी कि मुगल दरबार में शाहजहां की ओर से दक्षिण के जो अभियान थे, यानी कि शाहजहां के जो दक्षिण के अभियान थे उनमें उसने भाग लिया था। और उसी दौरान उसके साथ जो भी लोग रहे होंगे, जैसे चित्रकार रहे होंगे या जो भी रहा होगा, उस दौरान अनिरुद्ध सिंह के समय ही बूंदी शैली पर दक्षिणी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मुगल शैली की अपेक्षा बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव ज्यादा है। तो ये बात ध्यान रखें। और बूंदी शैली में सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। ये भी एक पूरी राजस्थानी की जितनी भी शैलियां हैं, केंद्र उपकेंद्र जो कुछ है, उनमें भी खास विशेषता बूंदी शैली की है, तो ध्यान रखना। इंद्रधनुषीय रंग विधान, इंद्रधनुषीय रंग विधान या आकाश, ऐसे भी आता है कि आकाश को इंद्रधनुषीय रंग विधान, आकाश यानी कि जो बादल था, इंद्रधनुषीय रंग विधान का अंकन, इंद्रधनुषीय रंग विधान हमें किस शैली में देखने को मिलता है? तो बूंदी शैली में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, इसको भी याद करें। उसके बाद है हास्य लाल रंग के, ठीक है। तो हास्य किस रंग के हैं? लाल रंग के हास्य हैं। इन हास्यों की बाह्य रेखा, मतलब ये जो हास्य होते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए कोई चित्र है और ये जो बॉर्डर हम खींचते हैं, चित्र नहीं, ये मान लीजिए धरातल है या हमारा एक कागज है, तो हम जो ये चीज जो होती है कि एक तो कागज ले लिया हमने, एक तो हमने कागज ले लिया, मान लीजिए हमने एक कागज ले लिया, ठीक, ये हमने एक कागज ले लिया, ये आपको धरातल मिला, ये आपको क्या मिला? धरातल। अब इस पे अंतराल का नियम लागू कैसे होगा? कैसे अंतराल का नियम लागू होगा? ये मान लीजिए धरातल है, अब इस पे अंतराल को आपको, अंतराल जो होता है फंडामेंटली, अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र। फिर उसके हम लोग क्या करते हैं? बॉर्डर खींचते हैं, ऐसे कागज में भी एक बॉर्डर बनाते हैं और इसके अंदर आप चित्र बनाते हैं, इसके अंदर आप चित्र का निर्माण करते हैं, ठीक। कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं, तो ये जो चित्र होता है इसमें ये हाशिया बना लेते हैं पहले, अब इसके भीतर वो चित्र बनाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये जो होता है इसको आप हाशिया कह सकते हैं। कुछ कलाकार ये वाले होते हैं या इस टाइप के भी होते हैं कि ये जो लाइन खींचते हैं ये, और इसके बाद कागज की लास्ट रेखा और ये, इसको भी हाशिए का रूप दे देते हैं। तो ये अलग अलग, ये आर्टिस्टों की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो हाशिए का कार्य कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने हाशिया ये माना है, यहाँ पर हमने हाशिया ये माना है, तो इस हाशिए की जो बाह्य रेखा थी और जो अंदर की रेखा थी उसको स्वर्ण रंग से बनाया गया। बात समझ में आई कि हाशिए की जो अंदर की रेखा थी और जो बाहर की रेखा थी उसमें कहीं ना कहीं स्वर्ण रंग का रेखांकन हमें देखने को मिलता है। तो हाशिए यहाँ लाल रंग के हैं जिनकी बाह्य और अंदर की रेखा, जिनमें बाह्य और अंदर की रेखा स्वर्ण रंग से खींची गई थी। ये विशेषता बूंदी शैली के हाशियों की है, ध्यान रखिए इस बात को। कंफर्म है हाशिया वाला पॉइंट? पूछ लीजिए जिसको कंफर्म ना हो। बता दीजिए। लाल रंग के हाशिए हैं, यानी कि हाशियों में जो रंग लगा वो किस रंग का था? लाल रंग का, ठीक। लाल रंग का हाशिया बनाया गया। इस हाशिए की ये वाली आउटलाइनिंग रेखा और ये बाहर वाली आउटलाइनिंग रेखा वो सोने के रंग से की गई। अब समझ में आया? जी सर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हाशिए लाल रंग के हैं जिसकी आंतरिक और बाह्य, जिसके हाशिए के अंदर और हाशिए के बाहर की जो आउटलाइनिंग की गई वो सोने के रंग से की गई या स्वर्ण रंग से की गई, ध्यान रखना। परवल के समान आंखें, परवल पटोल ये सब लिख करके आपके पास आएगा। तो परवल के समान आंखें अगर पूछे तो परवल के समान आंखें, परवल तो देखा होगा सभी लोगों ने, परवल के समान आंखें, तो परवल के समान आंखें की शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की विशेषता है, ध्यान रखना। नुकीली नासिका, नासिका कैसी? नुकीली, ठीक है, नुकीली नासिका, गोल चेहरा और दोहरी ठुड्डी। दोहरी ठुड्डी किस शैली में है? तो बूंदी शैली की विशेषताएं हैं, ध्यान रखना। नुकीली नासिका पीछे भी आप पढ़ चुके हैं अपभ्रंश और पाद शैलियों में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नुकीली नासिका, गोल चेहरे
ठीक है, और दोहरी ठुड्डी हमें देखने को मिलती है बूंदी शैली में, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें। लंबी भौहें, भौहें कैसी हैं? लंबी है, मेहंदी युक्त उंगलियां हैं, पूरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी बूंदी शैली में। स्त्रियों के जो हाथ थे उन हाथों में मेहंदी पूरे हाथ में नहीं लगी मिली, केवल उंगलियों में मेहंदी लगी मिली। ये बात ध्यान रखें कि लंबी भौहें हैं, स्त्रियों की भौहें लंबी हैं, मेहंदी युक्त उंगलियां हैं, हाथ नहीं मेहंदी युक्त है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका विशेषताओं में है, अगला जो पॉइंट आपका विशेषताओं में कि मणिकुट्टी पद्धति से अलंकृत भवन, यानी कि यहाँ के जो भवन बने, जो स्थापत्य बनी, सफेद रंग से वो पोते गए थे, सारा का सारा था सफेद रंग से वो पोते गए थे, और उनपे बेल बूटे इन सब चीजों का अलंकरण किया गया, जो कि एक मणिकुट्टी पद्धति जैसा इफेक्ट वहां पे दर्शाता है वो। तो इसलिए ये चीज लिखी जाती है कि मणिकुट्टी पद्धति से अलंकृत भवन। मणिकुट्टिम पद्धति आप जानते हैं कहां पर देखने को मिलती है? मणिकुट्टम पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था? और मणिकुट्टिम पद्धति के लिए कौन सी आर्ट जानी जाती है, यूरोपियन की इंडियन? अगर यूरोपियन में कौन सी वो शैली है जहाँ पे मणिकुट्टम चित्र में देखने को मिलता है? बेजेंटाइन। बेजेंटाइन शैली में। ठीक है, बात करते हैं छाया प्रकाश की। तो मणिकुट्टम पद्धति से अलंकृत भवन किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की विशेषता है। क्वेश्चन आपके पास सीधे सीधे बताते चल रहे हैं कि राजस्थानी शैली में कहाँ के भवनों को मणिकुट्टम पद्धति से सजाया गया? तो बूंदी शैली में सजाया गया, ध्यान रखना। लंबी भौहें व मेहंदी युक्त उंगलियां किस शैली में है? तो बूंदी शैली में है। इंद्रधनुषीय रंग विधान का पालन किस शैली में है? तो बूंदी शैली में है। ध्यान रखिए इस तरह की बातें। छाया प्रकाश के लिए खत प्रकाश का तिरछी रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश उत्पन्न किया गया किस शैली में? बूंदी शैली में। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, खत प्रकाश, छाया प्रकाश के लिए खत प्रकाश का प्रयोग किया गया। सघन प्राकृतिक दृश्यों का अंकन, सघन यानी कि घने जंगल या घने प्राकृतिक दृश्यों का अंकन पूरी बूंदी शैली की विशेषता है कि बूंदी शैली में ही घने जंगलों का अंकन हमें देखने को मिलता है, या प्राकृतिक दृश्य हम देख सकते हैं कहाँ? बूंदी शैली में। उसके बाद है संपूर्ण राजस्थानी में चटकीले रंगों का प्रयोग। ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राजस्थानी शैली चटकीले रंगों के लिए ही जानी। सब जगह चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं नहीं हुआ, सब जगह हुआ। अगर नागौर को छोड़ दें, वहां पे बुझे हुए रंगों का उपयोग किया गया। अगर नागौर नामक सेंटर को छोड़ दें तो लगभग राजस्थान के जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो जितनी भी उप शैलियां हो या जितने भी सेंटर हो, सब जगह चटकीले रंगों का उपयोग है। ठीक, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि राजस्थानी शैली की किस शैली में सबसे ज्यादा चटकीले रंग लगाए गए, तो वो बूंदी शैली में है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी राजस्थानी शैली चटकीले रंगों के लिए ही जानी जाती है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक सेंटर डाल के पूछेगा, यानी कि राजस्थानी शैली के ही राजस्थानी शैली के अंदर अगर वो जाएगा कि राजस्थानी शैली की किस शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ, तो वो बूंदी शैली में। क्योंकि सोने व चांदी रंगों का उपयोग यहीं पर देखने को मिलता है, इंद्रधनुषी रंग यहाँ पर ही उपयोग होते हैं, ठीक है, तो इसलिए चमकीले रंग यहाँ पर ज्यादा होंगे, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद है जनसाधारण का संवादित चित्र। जनसाधारण को जेनर पेंटिंग के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज का हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जेनर पेंटिंग एक अलग तरीके की पेंटिंग है। जो आधुनिक समय के कलाकार हैं वो उन पर ज्यादा काम करते हैं, विशेष करके कंपनी शैली में जनसाधारण विषयों का चित्रण ज्यादा होता है। यानी कि जेनरल पेंटिंग हम अगर बहुत मात्रा में देखें तो जेनरल पेंटिंग सबसे ज्यादा, या साधारण या जो नॉर्मल लोग थे, जो साधारण लोगों का चित्र था, वो कंपनी शैली में ज्यादा था। यहाँ पर भी हुआ, जनसाधारण से संबंधित चित्रण बूंदी शैली में भी हुआ। तो ये बात थोड़ी सी इसके लिए ध्यान रखेंगे कि राजस्थानी शैली की किस शैली में जनसाधारण से संबंधित चित्रों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, तो वो शैली कौन सी है? बूंदी शैली। ये आपकी विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं में आपको याद रखनी, कौन कौन सी याद रखती है, अब उन पे टिक कर लेते हैं। नारंगी व हरे रंग की प्रधानता, सोने व चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग, इंद्रधनुषी रंग विधान, लाल रंग के हाशिए, परवल के समान आंखें, याद करिए, मणिकुट्टी पद्धति से लगकर भवन और सघन प्राकृतिक दृश्य, और संपूर्ण राजस्थानी शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग। और अगला जो एक पॉइंट जो पहले हम आपको बता चुके हैं कि बूंदी शैली पर सर्वाधिक इफेक्ट किस शैली का है, तो वो दक्षिणी शैली का है। वो हम पहले आपको बता चुके हैं जब कल हम राजाओं से आपसे बात किए थे। इसको देख लीजिए एक नजर, और अगर कोई डाउट है तो
उसके बाद चित्रकारों की बात करेंगे, फिर अन्य तथ्यों की बात करेंगे और उसके बाद फिर कोटा के राजाओं की बात करेंगे। बताइए, इसको देख लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं, इसको देख लीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। सर मणिकुट्टिम से पद्धति बता। ठीक, मेरे को टीम पद्धति बता देंगे अभी। और कोई प्रश्न? ये सर रागिनी भैरवी राग दीपक वाला बता दीजिए क्या था चित्र। ये चित्र है, रागमाला पर आधारित है। रागमाला अच्छा जो ग्रंथ है उसमें राग भैरवी और राग दीपक का जिक्र है, कहानियां हैं, उन पर आधारित ये चित्र बने जो रागमाला से संबंधित है। ठीक है ठीक। ठीक, जल्दी देख लीजिए एक नजर। टीम है मड़कुट्टिम, उसमें बैजेटाइन और गो को कैसे अलग करते हैं, ये नहीं समझ में आता है। क्या चीज? सर जैसे जब उसकी बात होती है मड़कुट्टिम की तो कथी हो जाता है जी, गोथी सही करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको जब मिटा लूंगा तो आपको सारा का सारा बता दूंगा कि क्या है मणिकुट्टिम, क्या है स्टेन ग्लास पेंटिंग, कहाँ बैजेंटाइन जाएगी, कहाँ गोथिक जाएगी, ठीक है, सारा का सारा आपको बता दूंगा अभी मैं, ठीक है। हाँ, प्रश्न प्रश्न हमने आपका ले लिया है, ठीक है। डिस्कस इस पे भी हम आपको समझा देंगे कि कैसे मणिकुट्टिम बनता था और कैसे स्टेन ग्लास पेंटिंग बनती थी और किसका किसके साथ संबंध है और कैसे इसको याद रखेंगे ताकि पेपर में गलत ना हो, ठीक। और देख लीजिए, बाकी लोग जो भी डाउट हो बताइए। हेलो जी हाँ प्रदीप। सर, कह रहे हैं जो ये जो चित्र हैं, पहले वाले दो चित्र हैं, राज भैरवी और राग जी दीपक, तो जी, इसमें सबसे महत्व इसका ज्यादा रहेगा। पहले वाले का महत्व ज्यादा रहेगा। राज भैरवी। जी, धन्यवाद। ठीक है। बढ़े आगे। जी सर। चलिए, प्रश्न आ चुके हैं। मणिकुट्टिम के बारे में बताना है कि मणिकुट्टिम और ये अलग कैसे करेंगे उसको, स्टेन ग्लास पेंटिंग और मणिकुट्टिम को। चलिए, यूरोपीय चित्रकला में, अगर यूरोपीय चित्रकला की बात करें, ठीक है, तो यूरोपीय चित्रकला को भी आखिरी से यहाँ के हिसाब से बांटा जाता है। अच्छा, तभी कुछ में डिफरेंस है, लेकिन उसी हिसाब से वहां पर भी बांटा जाता है, ठीक है। तो किसी दिन आपसे बात कर लेंगे, किसी दिन आपसे बात उस पर भी हो जाएगी कि कैसे मणिकुट्टिम और ये सब कुछ होता है वहां पर। तो देखते हैं मणिकुट्टम। मणिकुट्टिम या मणिकुट्टम पहले, या इसको मोजैक कहा, इंग्लिश में ध्यान रखें, मोजैक। मोजाइक। मोजाइक। मोजैक या मोजाइक भी कहा जाता है, मोजाइक तकनीक, ठीक है। क्या होता है इसमें, मान लेते हैं चूंकि बैजेंटाइन आर्ट, मणिकुट्टिम कला जो है, मणिकुट्टिम आर्ट जो है, मणिकुट्टिम आर्ट जो है, ठीक है, लड़की का चित्र मत समझिएगा, इसको थोड़ी सी आकृति गड़बड़ बन गई है वो अलग बात है, लेकिन हम इसको ईसा मसीह का चित्र समझेंगे, ठीक है, ईसा मसीह का चित्र हम लोग समझेंगे इसका।
ऐसे हम समझ लेते हैं। जो चर्च बनाए गए, चूंकि इसका संबंध बाइजेंटाइन कला से है, यूरोप की जो बाइजेंटाइन कला थी, मध्यकालीन कला की एक शैली थी बाइजेंटाइन शैली, उसमें ये भित्ति चित्र बनते थे। एक भित्ति चित्र बनाने की टेक्निक थी जो गिरजाघरों में बनते थे। ठीक है, गिरजाघर जो बनते थे उनमें क्या होता था, बड़े बड़े भवन बनते थे वहां पर, मतलब गिरजाघर ऊंचे ऊंचे वैसे भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो चित्र बनता था ईसा मसीह या ईसा मसीह से संबंधित, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, न्यू में ईसा मसीह से संबंधित चित्रों का जिक्र है, ओल्ड में ईसा मसीह के जो पूर्वज रहे थे उनका जिक्र है। ठीक है, तो ये जब भी चित्र बने बाइजेंटाइन शैली में, इन फेस के या इन रूपों के आसपास रंगीन कांच के टुकड़े जड़ दिए जाते थे। इन्हीं चेहरों के आसपास, बीचों बीच नहीं, चेहरों के आसपास रंगीन कांच के टुकड़े या रंगीन संगमरमर के टुकड़े भी लगा देते थे, लेकिन रंगीन कांच के टुकड़े लगा दिए जाते थे। ठीक, इस प्रकार से जो चित्र तैयार होते थे, उसके मणिकुट्टम चित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मणिकुट्टम चित्र कहा जाता था। और ये किस लिए तैयार किए जाते थे? इसलिए तैयार किए जाते थे क्योंकि ईसा मसीह एक दिव्य पुरुष थे, तो उनकी दिव्यता कैसे दिखाई जाए। जैसे आपके वहां जो हमारे जो हिंदू धर्म में है, जो देवी देवताओं के चित्र बनते हैं, तो उनके पीछे, चेहरे के पीछे जो भी फेस होता है, मान लीजिए ये कोई फेस है और उनके पीछे ये चक्र टाइप का हम लोग बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रभामंडल, आभा मंडल कह लें, प्रभामंडल कह लें। ठीक है, ये सब कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दिव्यता का प्रतीक है। ये जिसके पीछे होगा, चेहरे के पीछे इसको हम बना दें, सर के पीछे बना दे, तो आपका जो ध्यान केंद्रित होगा, तो वो आभा मंडल के साथ साथ सारा का सारा जो फोकस होगा उस चेहरे पे होगा और वो दिव्य दिखेगा। इसी दिव्यता को दर्शाने के लिए वहां के कलाकारों ने ईसा मसीह की आकृति के आसपास, विशेष करके उनका केवल पोर्ट्रेट टाइप से चित्र वहां पर बनता था दीवार पे, और उसके आसपास रंगीन कांच के टुकड़े चिपका दिए, जैसे लाल रंग की चिपका दी, हरे रंग की चिपका दी, सफेद रंग की चिपका दी, मतलब अलग अलग टाइप से, पीले रंग की चिपका दी, कांच के टुकड़े चिपका देते थे। फिर क्या हुआ कि खिड़की और रोशनदानों से जब प्रकाश आता था, वो जो प्रकाश इस चित्र पे वो जो लाइट पड़ती थी, तो जो लाल रंग पे अगर जो लाल रंग लाइट होगी, तो रंग का जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह का होगा? लाल रंग का होगा। पीले पे पड़ेगा तो पीले रंग का होगा, नीले पे पड़ेगा तो नीले रंग का होगा, सफेद पे पड़ेगा सफेद रंग का होगा, काले पे होगा तो काले रंग का पड़ा होगा। तो इस प्रकार से जब अलग अलग रंगों पे अलग अलग टाइप, अलग अलग का, देखिए जब लाइट कांच के टुकड़ों पे पड़ेगी, तो जो कांच जिस रंग की होगी वो अपना प्रकाश उस रंग का छोड़ेगा, और वो सारे के सारे जो प्रकाश है शीशों के जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जब सूर्य की जो चमक होगी, दमक होगी, वो शीशे पे पड़ेगी और शीशे से जो रंग रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा। तो इस प्रकार से वो रंग जब आपस में मिलेंगे, तो एक दिव्य चीज दिखाई देगी। तो इसी दिव्यता को दर्शाने के लिए ईसा मसीह की मुख्य आकृति के आसपास रंगीन कांच के टुकड़ों को चिपकाने का कार्य किया गया। इसी पद्धति को मणिकुट्टिम, ठीक है, इस प्रकार की पद्धति से बने चित्रों को मणिकुट्टिम चित्र कहा गया। ये जो भी थी बाइजेंटाइन शैली की है। अब आती है स्टेन ग्लास पेंटिंग। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेन ग्लास पेंटिंग। स्टेन ग्लास पेंटिंग गोथिक शैली की विशेषता है। किस शैली की विशेषता है? गोथिक स्टाइल की विशेषता है। ठीक है, ये गोथिक स्टाइल की विशेषता। इसमें क्या होता था? इसमें ना कोई आकृति ना कुछ। इसमें क्या होता था कि जो भवन बनते थे, जो गिरजाघर वहां बनते थे, जो भवन वहां पर थे, उनमें जो खिड़की दरवाजे थे वो बड़े बड़े बनाए जाते थे। खिड़की दरवाजे जो थे वो बड़े बड़े वहां पर बनाए जाते थे, और इन खिड़कियों में ये जो विंडो होते थे, विंडो के जो पल्ले होते थे, ये इन खिड़कियों में रंगीन कांच लगा दी गई। रंगीन कांच देखे है ना, रंगीन कांच। ये नीले रंग का शीशा हम लोग देखते हैं, पीले रंग का शीशा देखते हैं, लाल रंग का शीशा देखते हैं।
इसी प्रकार से रंगीन कांच, कांच को गलाया जाता है, गलाते वक्त उसमें रंग डाले जाते हैं और इस प्रकार से कांच जो होती है वो अलग अलग रंगों में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रंगीन कांच की खिड़कियां, रंगीन कांच की खिड़कियां किस शैली में बनाएगी? गोथिक शैली में बनाएगी। और ये जो रंगीन कांच की खिड़कियां होती थी, इन्हीं खिड़कियों पर ईसा मसीह या जो भी विषय होते थे, इन्हीं खिड़कियों में वो चित्र बनाए जाते थे। तो जब इन खिड़कियों से लाइट अंदर जाएगी तो किस रंग की जाएगी? जिस रंग की कांच होगी उसी रंग की तो लाइट जाएगी अंदर। गिरजाघर के अंदर लाइट उसी रंग की जाएगी जिस रंग की कांच लगी होगी, क्योंकि प्रकाश है वो कांच की, इन कांच के शीशों से टकरा करके उसके बाद अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यह कांच की खिड़कियां जिस रंग की होंगी उसी रंग का प्रकाश अंदर जाएगा। और जब अलग अलग टाइप के रंग का लाइट जब गिरजाघर के अंदर जाएगी तो वहां का माहौल कैसा होगा? एक दिव्य माहौल होगा। कैसा माहौल होगा? कैसा माहौल होगा? दिव्य माहौल। एक रंगीन माहौल होगा, एक दिव्य माहौल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अंतर को समझते हैं। स्टेन ग्लास पेंटिंग, स्टेन ग्लास पेंटिंग सीधा सिंपल सा मोजाइक को इंग्लिश में लिखते हैं MOSAIC, ऐसे को लिखा जाता है। कंफ्यूज मुझे नहीं करना है, मोजाइक इस तरह से को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा सिंपल फंडा यही याद रखने का, स्टेन ग्लास पेंटिंग, ग्लास कहे तो गोथिक, इसमें भी जी है इसमें भी जी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मरकुट्टी पूछे, मोजाइक पूछे, मोजाइक लिख के दे, मोजाइक लिख के दे, या रंगीन कांच के टुकड़े, या इस तरह से कहे आपसे कि रंगीन कांच के टुकड़े किस शैली की विशेषता है? तो बैजेंटाइन शैली की विशेषता है। स्टेन ग्लास की, स्टेन ग्लास पेंटिंग या रंगीन कांच की खिड़कियां, इस तरह से क्वेश्चन जब आता है तो वो गोथिक शैली से ही होता है। बात समझ में आई? रेखा, रेखा बात समझ में आई? जी सर समझ गए। बढ़िया जी ठीक। बात करेंगे बूंदी शैली के चित्रकारों की। पूरा सिलेबस आपको दे देंगे यूरोपियन हिस्ट्री का, कहां से कहां तक यूरोपियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे चल करके। पूरा सिलेबस एक बार आपसे डिस्कस हो जाएगा, परेशान ना हो। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हम आपको चार्ट में ही आपको बता देंगे, जो टीजीटी के पेपर में आने के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहती हैं या मोस्ट होती हैं, जो टीजीटी के पेपर में वेस्टर्न से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम सिलेबस में ही समझा देंगे, सारा का सारा उसी में। बात करते हैं चित्रकारों की, बात करते हैं चित्रकारों की। किन किन चित्रकारों की बात करेंगे? तो कुछ 4-5 चित्रकार हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले सुरजन का नाम लिखते हैं, डोडिया, सुरजन डोडिया, सुरजन डोडिया, रामलाल श्रीकेशन, श्रीकेशन मोहन, और बच्चे हैं श्रीकेशन मोहन, सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन मोहन, और एक नाम और है इसमें अहमद अली, अहमद अली कह लें या अहमद कह लें। ठीक है, ये केवल चित्रकार अपने आप को याद कर लें यहाँ से। इनमें से, ठीक है, इनमें से मोहन तो याद करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक चित्र भी है दूसरा चांद वाला, और उसके बाद सुरजन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कलाकार ही आपको याद करेंगे, सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन अहमद मोहन। इस तरह से याद कर ले, सुरजन डोडिया, रामलाल, सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन मोहन, अहमद, सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन अहमद मोहन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन अहमद मोहन, अहमद श्रीकेशन मोहन बोल रहे हैं। ठीक है, 2-3 इस प्रकार से जहां पे कम आर्टिस्ट हैं उनको पहले याद कर लें, बड़ों को छोड़ दे। जहां के कम कलाकार हैं उनको पहले, छोटों को मारिए उनको, बड़े तो ऑटोमेटिक फिर खत्म हो जाएंगे। तो जब हम छोटे आर्टिस्टों को पहचान लेंगे कि ये यहाँ का है वो वहां का है, वो हमको याद है, तो बड़ा वाला सीरीज मतलब यहाँ पर होगा।
क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे आर्टिस्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखें। जहाँ पे 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 कलाकार लिखे उनको पहले रख लें, जहाँ पे ज्यादा लिखे उनको फिर हट के छोड़ दें, वहां से 4-4, 5-5 याद कर लें। और जब ये वाले आपको याद होंगे, 4-5 आपको बड़ों वालों से याद होंगे, तो बाकी के जो चित्रकार वो आपसे पूछेगा तो वो आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा कि ये वहां का है, ये वहां का है, ये वहां का है, तो ये वाला पक्का यहाँ का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन निकालना जिस दिन आप सीख जाएंगे, एग्जाम ऐसा कोई नहीं है जो आपका बीच ना हो। जिस दिन क्वेश्चन निकालना आप सीख जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन निकलता है, कैसे पढ़ें कि क्वेश्चन हमारा वहां पे चल रहा है। तो इसी तरह से लोग पढ़ते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिन जिन टॉपिकों में छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको रट लेते हैं और बड़ी चीजों को छोटी सहायता से अपने क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। तो आप भी इस तरह से करिए, जहां जहां पे कम कलाकार लिखे हैं उन चीजों के उन आर्टिस्टों को पहले याद कर लें और बाकी जो है वहां पे छोड़ दें उन चीजों को। ठीक है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। वीडियो आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं अन्य तथ्यों की। ज्यादा इसमें अन्य तथ्य नहीं है, बूंदी शैली में ज्यादा अन्य तथ्य यहाँ पे बूंदी शैली में नहीं है। कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे बूंदी शैली के अधिकांश चित्र, बूंदी शैली के कुछ चित्र या अधिकांश, बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया या अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। ठीक, बूंदी के कुछ चित्र राजकीय संग्रहालय लखनऊ में भी हैं। बूंदी के कुछ चित्र राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। ठीक, एक तो ये पॉइंट है। दो पॉइंट ये हैं कि बूंदी शैली के अधिकांश चित्र जो हैं वो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है, और बूंदी शैली के कुछ चित्र आपके राजकीय संग्रहालय लखनऊ में भी रखे हैं। ये बात ध्यान रखना। बूंदी शैली के चित्रों की एग्जीबिशन कब होती है? दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि बूंदी शैली के चित्रों की प्रदर्शनी कब और कहां? तो कब की बात करें तो 28 फरवरी 1949 ईस्वी, और कहां? कलकत्ता। और किसने करवाई? तो किसने करवाई? ओसी गांगुली। और कोई नाम है? ओसी गांगुली ने करवाई थी। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। बस यही 4-5, ये 2 और इससे 3, तो टोटल 5 पॉइंट बनते हैं अन्य तथ्यों में जो आपको यहाँ के याद रखने बूंदी शैली से। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट की बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। बूंदी शैली के चित्र कुछ चित्र राजकीय संग्रहालय लखनऊ में भी रखे हैं। मेरे पास चित्र पड़े हुए हैं, अगर शायद मिल जाएंगे ढूंढे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहां से। और बूंदी शैली के चित्रों की प्रदर्शनी, की बात करें तो कब हुई? 28 फरवरी 1949। कहाँ हुई? कलकत्ता संग्रहालय। और किसने करवाई? तो ओसी गांगुली। कलकत्ता संग्रहालय नहीं, कलकत्ता में हुई। और किसने करवाई? तो ओसी गांगुली ने करवाई। 3 ये पॉइंट, 2 ऊपर के पॉइंट, बस बूंदी शैली आपकी समाप्त है। उसके बाद बात करेंगे कोटा के राजाओं की, और बाकी कोटा की बात कल, और झालावाड़ भी समाप्त कर देंगे कल। बने आगे कोई दिक्कत तो नहीं। चित्रकारों को याद रखें, सुरजन डोलिया, रामलाल, श्रीकेशन मोहन अहमद। सुरजन डोलिया, रामलाल, श्रीकेशन मोहन अहमद। सुरजन डोलिया, रामलाल, श्रीकेशन अहमद मोहन। बोलेगा कोई साथ में? सुरजन डोलिया, रामलाल, जी सर। सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन मोहन अहमद। सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन मोहन अहमद। हाँ, सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन अहमद मोहन। ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ऐसे याद कर ले। सुरजन डोडिया, रामलाल, श्रीकेशन अहमद मोहन।
6 कलाकार याद हो जाएंगे, दो चार बार बोलेंगे इसको, है उठते बैठते खाते पीते नाश्ते में सुबह उठते उठते ये सब याद हो जाएंगे। बस ऐसे ऐसे ध्यान रखें, थोड़ा सा मन में जब भी सोए तो मन में थोड़ा सा ये दिमाग में ये बात रात को डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा डाल दें कि हाँ मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ाई करनी है। तो कल का जो आपका माइंड सेटअप होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा, और आपको रात को क्या जितने टाइम आप सोचेंगे उतने टाइम आपकी आंख एक बार जरूर खुलेगी, लेकिन उसके बाद आंख खुल गई, फिर उसके बाद मन डोल गया, अरे 5 मिनट और जहां वो 5 मिनट का नाम आपने लिया, या वो 5 मिनट अगर आपके दिमाग में आए तो फिर वो 5 के 50 मिनट हो जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। सोच के देखिए कि सुबह मुझे उठना है, पढ़ना है। 2-4 दिन की टेंशन लीजिए, अच्छी टेंशन लीजिए, खराब टेंशन मत लें, अच्छी टेंशन लें जिससे आपका भला हो। तो ये अच्छी टेंशन कही जाती है, ठीक है। हम लोग यही टेंशन लिए थे, हैं, तो वो आंखें खुल जाती थी, लेकिन बस वही चीज है कि यार थोड़ी देर और 5 मिनट सो लेते हैं, फिर उसके बाद अलार्म बजता है, जैसे हम लोगों का अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, अलार्म बज जाता है, 5 मिनट और सो ले फिर थक जाएंगे, अलार्म बंद कर दिया फिर सो गए, फिर पता चला 5 मिनट के चक्कर में वो 7 बजे उठना था, वो पता चला 7:30 बज गया, पता चला 8 बज गया, पता चला 8:30 बजे आंखें खुली। तो वो जो आलसपन आ जाता है, ठीक है, तो उससे बची और चीजों और अच्छी टेंशन पाले, पढ़ने वाली टेंशन पाले कि हाँ मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बात करेंगे कोटा की। बूंदी के ही राजा कोटा में जाते हैं, बूंदी शाखा से संबंधित ही राजा जो थे वो कोटा में जाते हैं, कोटा नगर की स्थापना होती है। कई सारी उसमें चीजें हैं कि कोट्या नाम की जाति थी, उस नाम के आधार पर इसका नाम कोटा पड़ता है। तो वो अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन हम लोग उसी पॉइंट पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि कोट्या जनजात वहां पर पाई जाती थी कोटा क्षेत्र में, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कोटा पड़ा। ठीक है, अच्छी बात है। ये वे पॉइंट हैं जिनको हम सबसे लास्ट में देखते हैं चल के, जिनको हम सबसे लास्ट में देखते हैं चल करके कि हाँ ये भी कुछ ऐसी चीजें थी, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन हम उन चीजों पे फोकस करेंगे यहाँ पर कि कोटा के कौन से राजा थे जिनके समय में कोटा और कोटा शैली जो हमको विशेष तरीके से पढ़नी है, वो कैसे स्थापित हुआ कोटा, कैसे कला की शुरुआत हुई, कैसे शैली विकसित हुई, इन चीजों पे बात करेंगे। ज्यादा नहीं, 3-4 राजा हैं, उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद बाकी कल कर देंगे। बाकी उसमें कल कोटा में विषय हो जाएंगे, विषय में कुछ खास है नहीं, शिकार वाला आपको याद रखना पड़ेगा, कलाकारों की बात हो जाएगी, चित्रों की बात हो जाएगी, विशेषताओं की बात हो जाएगी, अन्य तथ्य हो जाएंगे, और झालावाड़ बहुत छोटी सी शैली वो हो जाएगी आपकी। कल ये हरौती खत्म कर देंगे, फिर 2 दिन उसमें लगेंगे, अलवर, जयपुर और उनियारा, 3 वो है, वो खत्म कर देंगे। 1 दिन राजस्थानी के अन्य तथ्यों में लगेगा, वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये राजस्थानी खत्म कर देंगे, उसके बाद मुगल खत्म हो जाएगी। जैसे ही मुगल समाप्त होगी, मुगल में कोई दिक्कत पढ़ने की नहीं है, मुगल आसान है, वहां पे आपको खाली बस 2-3 अकबर के टाइम में याद रखना है, बाबर के समय वही 5 राजाओं में घूमती है मुगल शैली, मुगल शैली समाप्त कर देंगे। दक्षिणी में ज्यादा कुछ नहीं, राजा नहीं पूछे जाते हैं, दक्षिणी में छोटे छोटे केंद्र हैं, उनकी बात आपसे कर लेंगे। 2 दिन दक्षिणी में लगेंगे, और पहाड़ी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहाड़ी के सेंटर कहीं ज्यादा है और वहाँ के राजा भी कहीं, तो थोड़ा सा पहाड़ी मान के चलिए फरवरी भर में समाप्त होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फरवरी भर में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो आगे का समय आएगा उसमें हम लोग शैलियां जैसे ही निपटेंगी, बस आपका सिलेबस लगभग आधा हो जाएगा। जैसे ही शैलियां निपटेगी आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शैलियों के बाद फिर क्षेत्रीय शैली या कंपनी शैली, फिर आधुनिक पढ़ने में तो मजा ही मजा आएगा। आधुनिक जब पढ़ेंगे चल करके तब वहां पर देखेंगे, आधुनिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कोटा शैली की बात करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं पीछे से, या मतलब जो भी कहीं आपने पढ़े हो तो आप पूछ लें। अगर आते होंगे तो जरूर आपको हम बता देंगे, अगर नहीं आते होंगे तो फिर ढूंढ के बता देंगे। कोटा शैली, कोटा काहे के लिए प्रसिद्ध है? वैसे
वर्तमान समय में अगर जो देखें कुछ तैयारी से संबंधित जो जैसे मतलब चीजें हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए मेडिकल की तैयारी के लिए है, IIT वगैरह है, सब कोटा में काफी अच्छी जैसे वहाँ संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थान है जो आपकी तैयारी करवाते हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी सेंटर, कोई भी हब, कोई भी विद्यालय, कोई भी संस्था तभी अच्छी बनती है जब उसमें पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, जब दोनों लोगों की लगन होती है तो वो चीजें अच्छी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस लगनता के साथ अगर हम साथ साथ चले तो कई सारी चीजें मिलजुल कर अगर काम करें, कि अध्यापक का भी अच्छा एक रोल हो, पढ़ने वाले बच्चों का भी अच्छा रोल हो, तो चीजें अच्छी होती है। तो चलते हैं माधो सिंह हाड़ा के पास। पहला जो राजा है माधो सिंह हाड़ा। माधो सिंह हाड़ा लाव रतन के पुत्र थे, जो बूंदी के राजा लाव रतन थे, लाव रतन के पुत्र। ठीक है, इन्होंने कोटा की स्थापना की थी, कोटा नगर की स्थापना कैसे की थी? तो जहांगीर ने नहीं, शाहजहां ने इन्हें कोटा जागीर दान की थी। चूंकि माधो सिंह जो थे वो शाहजहां के सेनापति थे, शाहजहां के सेनापति। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इसलिए शाहजहां ने खुश होकर के ये मुगल दरबार का, माधो सिंह जो थे मुगल दरबार थे, जहां इसके शाहजहां के समय के एक अच्छे सेनापति थे, जिसके चक्कर में इन्होंने, शाहजहां ने कोटा जो एक जागीर थी, ठीक है, जो जागीर थी या जो राज्य कह लें, उसको उन्होंने माधो सिंह हाड़ा को दान में दे दी थी, और माधो सिंह हाड़ा ने कोटा नगर की स्थापना की। उसके बाद बात करेंगे राजा राम सिंह की। राजा राम सिंह की बात करेंगे। टाइम पीरियड इनका देखेंगे 1661 से 1705, 1661 से 1705। ठीक है, कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व, कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना होगा कि कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किस राजा के समय में आया या किसके समय में आया, तो आप राजा राम सिंह का नाम लेंगे वहां पर। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बाकी इसमें हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कि कोटा शैली का प्रारंभ किसके समय में होता है, क्या होता है, लेकिन एक पॉइंट बस लिखा मिलता है कि कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने वाला राजा कौन सा था, तो राजा राम सिंह था। इस बात को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अगला राजा लिखते हैं भीम सिंह। अगला राजा कौन सा है? भीम सिंह है। इसके समय में क्या हुआ? वल्लभ संप्रदाय चरम पर था। वल्लभ संप्रदाय चरम पर कृष्ण भक्ति से संबंधित अधिक चित्रण किस राजा के समय? भीम सिंह के समय अधिक चित्रण। और जो मोस्ट राजा आपका है राजा उम्मेद सिंह, वही राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह की अगर बात करें तो राजा उम्मेद सिंह यहाँ जब ये कोटा में आते हैं तो 1771 से 1821 तक शासन करते हैं, और कोटा शैली का चरमोत्कर्ष होता है, चरमोत्कर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो बस ये 4 राजा आपको याद करने हैं यहाँ से, और 4 राजाओं में जो 2 विशेषताएं हैं, एक तो कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किस राजा के समय में प्रदान हुआ, और दूसरा कोटा शैली का चरम काल या कोटा शैली का डेवलपमेंट किस राजा के समय में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बस यही 2 बातें, यहाँ दो राजा आपको याद रखने हैं। ऊपर एक कोटा वाला अगर याद रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कोटा के राजाओं में से कि राजा राम सिंह के समय में कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान हुआ, और राजा उम्मेद सिंह के समय में राजा उम्मेद सिंह वही उम्मेद सिंह राजा हैं जो बूंदी शैली में 1748 से
हाँ 1748 से 1771 ईस्वी के आसपास जब वो बूंदी को संरक्षण देते हैं तो बूंदी का विकास होता है। और जब कोटा को उन्होंने 1771 से 1821 तक उन्होंने जब कोटा को जब उन्होंने संरक्षण किया तो कोटा शैली का डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये दो राजा आपको पता होने चाहिए, ये कोटा शैली में विशेषताएं हैं। और कल की जब क्लास आप लेंगे तो कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में आपको ध्यान रखना है कि कल की क्लास में चित्र ग्रंथों की बात करेंगे, चित्रण विषय की बात करेंगे, चित्रकारों की बात करेंगे, चित्रों की बात होगी, विशेषताओं की बात होगी और अन्य तथ्यों की बात होगी और झालावाड़ समाप्त कर देंगे। इतना कल करने की कोशिश करेंगे, क्लास चाहे 10:15 या 10:30 तक चले। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास बंद करें। नमस्ते। 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 गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया, गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते।